हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के कॉन्सेप्ट को, जो कि है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का तीसरा वीडियो। अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मत आओ बेटा, पहले ही बोल रही हूँ, पहले जा करके उन सारे वीडियोज़ को देख के आओ। बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल और प्यारे तरीके से पढ़ रहे हैं ना कि अगर तुमने शुरुआत से देख लिया मेरा वीडियो, जितना भी मैं आगे अपलोड करती रहूँगी इस चैप्टर के बारे में, अगर तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरी बातों को पकड़ लिया है तो फिर इस चैप्टर से तुम्हारा कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग डीएनए तक का डिस्कशन कर चुके थे। मैं इस वाले पार्ट में जस्ट एक थोड़ा सा रिविजन दूंगी। अगर तुम जस्ट अभी पिछला वाला वीडियो देख कर आए हो तो फिर भाई ये तुम्हारा ज़्यादा मदद करेगा। एक बार स्किप मत करो, एक बार सुनो, भले ही ज़्यादा स्पीड पे सुन लो लेकिन सुन लो एक बार। क्या हम पूरे सेल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें मतलब है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये पूरे बोल सकते हैं धागों का स्ट्रक्चर जो है, इसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कह रहे थे, राइट। इस नेटवर्क में से मैंने एक धागा जब निकाला तो देखा कि ये धागा एक प्रोटीन के ऊपर लपटा हुआ है ना। तो मैंने इस प्रोटीन को, जिसके ऊपर ये धागा लिपटा है, इस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहा था और इस धागे को डीएनए कहा था। मैंने तुमको बताया कि ये लिपटा हुआ क्यों था। मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली हर एक न्यूक्लियस में 2 मीटर लंबा डीएनए पड़ा होता है। तो तुम एक बात बताओ, एक न्यूक्लियस जो इतना छोटा है उसमें 2 मीटर लंबा डीएनए हम कैसे घुसेड़ सकते हैं। लैंग्वेज पे ज़्यादा माइंड मत करना, बिकॉज मैं तुमको फील दिलाना चाहती हूँ कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा सा है, उसमें 2 मीटर लंबा धागा हम कैसे डालेंगे। तो ज़रूरी है कि वो धागे को आप बहुत ज़्यादा उलझा दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। इसीलिए इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है। होता क्या है, सेल डिवीजन के प्रोसेस में हम समझेंगे सेल डिवीजन क्या है। बट जब सेल डिवीजन होगा उस दौरान ये डीएनए अपने आप को और ज़्यादा उलझा हुआ बना लेता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें डीएनए तो है ही, और डीएनए जिस प्रोटीन के ऊपर लिपटा है वो भी है, बट साथ ही साथ कुछ अलग प्रोटीन्स भी पड़े हुए हैं, नॉन हिस्टोन। ये सारा डिस्कशन पिछले वाले वीडियो में हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैं जल्दी से एक बार रिविजन करा रही हूँ। ठीक है, फिर डीएनए का अगर बात कर रहे थे डिटेल में, तो दीदी देखने में तो ये एक धागा जैसा नज़र आ रहा था। जब आपने जूम किया तो आपको दिखाई दिया कि इसके अंदर 2-2 धागे प्रेजेंट है। तो आप बोलने लगे कि ये डबल स्ट्रैंड्स वाला है, डबल चेन वाला है। और क्या ये दोनों चेन सिंपल ऐसे ऐसे है क्या? नहीं दीदी, ये बिल्कुल हेलिकल, घुमावदार स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें 2 चेन हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं और दोनों बहुत ही घूमे हुए हैं, घुमावदार हैं, राइट। तो डबल हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड है। इसका जो पहला मॉडल है कि डीएनए देखो भाई साहब ऐसा दिखता है, ये वॉटसन एंड क्रिक, ये 2 महान साइंटिस्ट ने दिया था। इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1953 में। ये बातें भी मैंने बता दिया था। मैंने बताया था कि जब तुमने इस चेन को गौर से देखने की कोशिश करी तो तुम्हें दिखाई दिया कि ये तो बहुत सारी मोतियों की माला जैसा है। इसलिए तुम बोलने लग गए थे कि डीएनए एक पॉलीमर है और इसके मोनोमर का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये सारा डिस्कशन हो चुका है बेटा, घबराओ मत। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है। मैंने बताया कि डीएनए बहुत सारी मोतियों की माला है और हर एक मोती को मोनोमर कहेंगे, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अगर तुमको बनाना था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अगर बनाना था तो इसके लिए 3 आइटम्स तुम्हें चाहिए थे। क्या क्या चाहिए था बताओ तो? यस दीदी, पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर क्या चाहिए दीदी? फॉस्फेट ग्रुप, यही चाहिए था ना। और फिर नाइट्रोजन बेस में तुम्हारे पास 2 कैटेगरी है। मुझे नहीं पता बोर्ड उस कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट मैं लिख रही हूँ, बोल भी रही हूँ। 2 कैटेगरी था, प्यूरिन और पायरीमिडीन, बता चुके हैं ये भी।
प्यूरीन में तुम्हारे पास दो कैटेगरी है, मतलब दो टाइप है, एडिनाइन और गुआनिन। और पायरिमिडीन में भी दो था, थाइमीन और साइटोसिन। ये डीएनए के केस में मैं बता चुकी थी पिछले वीडियो में। मैंने ये बताया था कि देखो बेटा, एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करेगा और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो दीदी दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता था। शर्त इतना था कि एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड था और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड था। डिस्कशन बेटा हो चुका था। डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। मान लो कि डीएनए के इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर तुम्हारे हेयर कलर को लेकर इंफॉर्मेशन है, तो मैं बोलूँगी तुम्हारे हेयर कलर का जीन का मतलब होता है कुछ सीक्वेंस जिसमें कोई पर्टिकुलर खास तरीके का इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो। तो क्या मैं एक शब्द का प्रयोग कर सकती हूँ कि दीदी डीएनए जो है ना, ये एक बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ हिस्से पे आपका हेयर कलर को लेकर इंफॉर्मेशन है, कुछ हिस्से में आपके आई कलर को लेकर इंफॉर्मेशन है, तो कुछ सीक्वेंस में अलग इंफॉर्मेशन है, कुछ में अलग इंफॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम बोलेंगे जीन। लेकिन ये कौन सा जीन है? हेयर कलर का जीन है ना। ये वाला हेयर कलर का जीन है, ये वाला आई कलर का जीन है। तो जीन बेटा कुछ भी नहीं होता, पूरे डीएनए में कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस को ही हम जीन कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात तुम्हें समझना ज़रूरी था। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। हम डिटेल में समझते हैं कि क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं और फिर हम सेल साइकिल को समझेंगे। देखो बेटा, नॉर्मल सिचुएशंस में तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो बहुत ही उलझे हुए फॉर्म में रहता है, जिसको तुम क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में तुम्हारे सेल के अंदर, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बट जब सेल डिवीजन का प्रोसेस आएगा तो ये डीएनए बहुत ज़्यादा उलझ करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा दीदी, बट बुक में तो कभी कभी दीदी ऐसा भी बना हुआ दिखाई देता है। क्या दोनों अलग है? वैसे इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे थे भैया? इसी स्ट्रक्चर को तो क्रोमोसोम बोल रहे थे, हाँ है ना? अरे इसी को तो क्रोमोसोम बोल रहे थे, और भाई इसी स्ट्रक्चर को भी तो क्रोमोसोम ही बोल रहे हैं बुक के अंदर। लेकिन दीदी देखने में तो दोनों अलग है। ध्यान से अब मेरे कॉन्सेप्ट को सुनना, ये समझना ज़रूरी है बेटा, तुम वरना कंफ्यूज हो गए। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि तुम 40% क्लियर हो जाओ, 40% क्लियर हो जाओ, फिर 50% आगे होगा, फिर धीरे धीरे बाकी 10% चैप्टर के एंड में ही क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे। देखो बेटा, क्रोमोसोम का रूप रंग तुम कब देख रहे हो इस पे निर्भर करता है। सेल डिवीजन जब होगा उस दौरान क्रोमोसोम एक अलग वेशभूषा में होगा, एक अलग तरीके से नजर आएगा, उससे पहले कुछ अलग तरीके से नजर आएगा। हम धीरे धीरे सीखेंगे। होता क्या है बेटा, ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आई होप कि तुम थोड़ा बहुत तो जानते हो सेल डिवीजन के बारे में, नहीं जानते तो थोड़ा सा रुक जाओ। ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है बेटा, क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा था, ठीक है। ये जिस पॉइंट पर दो हाथ, ये क्रोमोसोम के दो हाथ है ना, जिस पॉइंट पर कनेक्टेड है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहां दो हाथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। होता क्या है, धीरे धीरे ये वाला जो बाजू है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, ये अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाता है बेटा, ऐसे करके अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाता है, ठीक है। तो भैया ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, पर दीदी ऐसा तो लग रहा है यहाँ पे डबल हो गया। बहुत लोगों को लगता है कि ये एक क्रोमोसोम है, 1 नंबर का बात करें 1, और बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि ये 2 क्रोमोसोम्स है। ऐसा नहीं है बेटा, ध्यान से देखो।
ये एक क्रोमोसोम था। यही क्रोमोसोम अपने इन हाथ का डुप्लीकेट कॉपी बनाया है यहाँ पे। इस वाले हिस्से को जो मैं ब्लैक से कलरिंग कर रही हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड। ध्यान से सुनो, इस वाले हिस्से को जिसको मैं ब्लू से कलरिंग कर रही हूं, इसको भी बोलते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, तो दीदी इस प्रकार तो यहां पे दो क्रोमैटिड्स हैं। देखो ब्लैक वाला ब्लू वाला दो क्रोमैटिड है, बट बेटा दोनों क्रोमैटिड एक ही पॉइंट पर अटैच्ड है। दोनों क्रोमैटिड एक ही पॉइंट पर अटैच्ड है। ऐसे क्रोमैटिड्स जो एक ही पॉइंट पे अटैच्ड हो, ऐसे क्रोमैटिड्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीदी फिर से समझ में ही नहीं आया। देखो बेटा, देखो देखो देखो, आराम से 5 मिनट दो, समझो। अगर मैं समझाना चाहती हूँ तो तुम क्यों नहीं समझना चाहते हो? फिर तुम बोलते हो कि लाइफ साइंस हार्ड है। हार्ड है? कहाँ हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारा इच्छा ही नहीं समझने का। देखो मैं बोल रही हूं कि सेल डिवीजन के शुरुआत में कुछ ऐसा दिख रहा था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हारा कंसेप्ट को और एडवांस्ड बनाती हूं। सेल डिवीजन के शुरुआत में क्रोमोसोम ऐसा दिखता था, तो इसके पास कितना क्रोमैटिड था बताओ तो? केवल एक, यानी इसके पास सिर्फ एक ही क्रोमैटिड था। जैसे जैसे सेल डिवीजन के प्रोसेस में हम आगे बढ़े, इस एक बाजू ने अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाया। तो ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। देखो दोनों का सेंट्रोमेयर तो एक ही है। अच्छा, तो ऐसे क्रोमैटिड्स जो एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां बेटा क्रोमैटिड का नंबर 1 है, यहां क्रोमैटिड्स का नंबर 2 है। देखो ये पहला क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड। तो यहां बेटा 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, और यहां क्या है? यहां बेटा एक ही क्रोमैटिड है। ठीक है, तो क्रोमैटिड मतलब समझ पाए। अब आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। बेटा यहां एक ही क्रोमोसोम है, बट यहां भी एक ही क्रोमोसोम है। कैसे दीदी? अरे दोनों क्रोमैटिड तो सेम पॉइंट पे ही अटैच्ड है। तुमको किस गधे ने कह दिया कि क्रोमोसोम नंबर तुम ऐसे काउंट करोगे 1 2? नहीं, तुम सेंट्रोमेयर पे गौर करो। यहां भी एक ही सेंट्रोमेयर है ना, और यहां भी एक ही सेंट्रोमेयर है ना, इसलिए ये एक ही क्रोमोसोम है। बस इसके पास अभी सिर्फ एक क्रोमैटिड है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। बस इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक इसी का जेरोक्स वर्जन है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बार मिटा के फिर बताऊं, प्लीज क्लियर करो इस कंसेप्ट को। बेटा तुम लोग बुक में देखते हो अलग अलग डायग्राम, कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं होना है कंफ्यूज, है ही क्या इसमें कंफ्यूज होने वाला? मैं ये कह रही हूं कि सेल डिवीजन के दौरान शुरुआत में क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा था। तो इसके पास क्रोमैटिड कितने हैं? क्रोमैटिड एक ही है। ठीक है, सेंट्रोमेयर कितना है? एक ही सेंट्रोमेयर है, तो इसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे, 1 क्रोमोसोम। बट ये कैसा है? एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास एक क्रोमैटिड है। सेल डिवीजन के दौरान यही वाला क्रोमोसोम अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाएगा। दीदी क्या जरूरत है बनाने का? हम समझेंगे भाई, इतना रश क्यों कर रहे हो? यहां पे अपना एक जेरोक्स कॉपी बनाया बेशक। तो ये वाला बेटा, ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है। दिस इज 1 क्रोमैटिड, ब्लैक वाला, ब्लू वाला, दिस इज 2nd क्रोमैटिड। सो हाउ मेनी क्रोमैटिड्स यू हैव हियर? दीदी 2 क्रोमैटिड्स। बट क्रोमोसोम नंबर कितना है? दीदी अभी भी एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड तो सेम पॉइंट पे अटैच्ड है ना। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हुआ है बेटा। तो अगर किसी बेवकूफ़ इंसान ने तुमको ये बता दिया है कि क्रोमोसोम नंबर ऐसे 1 2 करके काउंट करो, ना, सेंट्रोमेयर पे गौर करो। एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक ही क्रोमोसोम है। हाँ, इसके पास एक क्रोमैटिड है। एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक ही क्रोमोसोम है। हाँ, इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं। ऐसा कब दिखेगा हम बात करेंगे। और दीदी दोनों क्रोमैटिड एक ही पॉइंट पे अटैच्ड है। देखिए, तो ऐसे बहनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स।
जब दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड हो जाएं तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है बेटा? प्लीज इस बात को समझो, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोजोम ओनली, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोजोम ओनली, भले दिखने में कैसा भी लगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि क्रोमोजोम के टाइप्स कैसे हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, देखो बेटा दो है, अभी तो इतना ही समझो। एक है जिसको हम बोलते हैं ऑटोजोम, और एक है जिसको हम बोलते हैं एलोजोम। याद रखना है भाई, कभी कभी इसको सेक्स क्रोमोजोम भी बोल देते हैं। हमारा बॉडी, ह्यूमन का बात कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ सेल से बना है, बहुत सारे सेल से बना है। हम एक ह्यूमन सेल का बात कर रहे हैं, ठीक है? हमारे एक ह्यूमन सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। तो 46 मैं बात कर रही हूँ नंबर में, 1 2 3 4 ऐसा करके 46। और अगर मैं जोड़े में बात करूँ तो, पेयर्स में बात करूँ तो 23 पेयर्स होते हैं। अरे भाई 46 नंबर बोल दूँ या 23 पेयर बोल दूँ, बात तो एक ही है, ठीक है? जोड़े में दो दो होता है इसलिए पेयर बोल दूँ। होता क्या है, नंबरिंग की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। एग्जाम में कभी बच्चे ना ये भी रॉन्ग लिख कर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे ह्यूमन सेल में कितने नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो शब्द पे गौर करो, नंबर्स 46। कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे ह्यूमन सेल में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, पेयर पेयर 23, ठीक है? इस 46 में से बेटा 44 क्रोमोजोम्स को हम ऑटोजोम बुलाएंगे और बचा 2 क्रोमोजोम्स को हम एलोजोम बुलाएंगे, ठीक है? अब मैं तो ये नंबर के हिसाब से बोली, मैं पेयर के हिसाब से यही सेम बात बोल सकती हूँ ना। 23 पेयर में से 22 पेयर्स ऑटोजोम होते हैं। भाई एक बात मैं नंबर में बता रही हूँ, वही सेम बात मैं पेयरिंग में बता रही हूँ। जो बच्चे समझ पा रहे हैं भाई अच्छी बात है। और एक पेयर एलोसोम होता है। दीदी मतलब तो समझ में नहीं आया। देखो बेटा, मेरे पापा डार्क स्किन्ड है, मेरी मम्मी मीडियम स्किन्ड है, ज़्यादा गोरी नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं है। तो मेरा स्किन कलर क्या आया? मेरे पापा जैसा डार्क नहीं, मेरी मम्मी जैसा फेयर नहीं, मीडियम आया, ठीक है। मेरे पापा का आई का कलर बिल्कुल ही एकदम डार्क ब्लैक है, मेरी मम्मी का थोड़ा ब्राउनिश है, तो मेरा भी बिल्कुल मिक्सचर आया है। एग्जैक्टली तुमको देखने से समझ में लग रहा होगा ब्लैक है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट मिक्सचर होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे जेंडर को छोड़कर जितने भी और इंफॉर्मेशन है, मेरे स्किन कलर से लेकर, मेरा हाइट से लेकर, मेरा हेयर का कलर, मेरा आई का कलर, सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरे ऑटोजोम में होता है। दीदी फिर से बताइए, मेरे जितने भी सोमैटिक कैरेक्टर्स हैं, ध्यान से सुनो, सोमैटिक कैरेक्टर्स, दीदी सोमैटिक कैरेक्टर्स यानी तुम्हारे जेंडर को छोड़ के और जितना भी खासियत है, सारा का सारा खासियत का इंफॉर्मेशन तुम्हारा ऑटोजोम कैरी करता है। तुम्हारा स्किन कलर क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन ऑटोजोम के पास है। तुम्हारा आई कलर क्या होगा, इसका इंफॉर्मेशन ऑटोजोम के पास है, ठीक है दीदी। जेंडर क्या होगा दीदी? जेंडर का इंफॉर्मेशन, सेक्स यानी जेंडर का इंफॉर्मेशन तुम्हारा होने वाला है और एलोजोम के अंदर स्टोर्ड। एलोजोम जो कि सिर्फ 2 होते हैं, 2 एलोजोम्स होते हैं ना, इनके पास तुम्हारा जेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है बेटा। ओ माय गॉड दीदी, अच्छा तो फिर से एक बार समझो कि मैं क्या बता रही हूँ। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर से देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम कहते हैं कि क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, एक तो है ऑटोसोम और एक है एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। तुम्हारा बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बना है, ठीक है। उसमें से एक सेल के एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है दीदी। 46 क्रोमोसोम्स जब आप नंबर में बात कर रही हैं तो अगर आप सेम बात को पेयर हिसाब से बोलेंगी तो 23 पेयर्स बोल सकती हैं। इस 46 में से बेटा 44 यानी 22 पेयर्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास तुम्हारे जेंडर को छोड़कर और बाकी सब इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे स्किन कलर, हेयर कलर, इन सब का इंफॉर्मेशन है। और इस बचे हुए दो यानी कि एक पेयर में तुम्हारे जेंडर से रिश्ता है, जेंडर से लेकर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, मेल में क्या होता है। देखो मेल का सिंबल बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसा है। मेल में क्या होता है दीदी, मेल में बेटा ये दोनों जो एलोसोम्स हैं, दो होते हैं ना, दोनों के दोनों कुछ इस तरीके से है, एक्स और वाई। दीदी एक्स वाई का मतलब दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, अलग अलग है। और दीदी फीमेल के केस में फीमेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, दोनों एक्स और एक्स ही होता है, दोनों सेम होता है। फिर से दीदी समझ में नहीं आया। 44 क्रोमोसोम्स तो तुम्हारे सोमैटिक कैरेक्टर से रिश्ता रखता है। 44 क्रोमोसोम्स तुम्हारे स्किन कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, बाकी फलाना ढिमकाना चीज देखेगा। बचा हुआ दो जो एलोसोम्स है तुम्हारे पास, जो वन पेयर ऑफ एलोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो तुम्हारे जेंडर से इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, जेंडर का इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। मेल के केस में ये दोनों एलोसोम्स अलग अलग होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। और फीमेल के केस में ये दोनों सेम होता है, एक्स और एक्स, ठीक है बेटा। ये बात समझने वाली थी। तो ये बात आई होप तुमको समझ में आया कि क्रोमोसोम दो टाइप का है, ऑटोसोम, एलोसोम। हमारे हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर्स। 46 में से 44 हमारे फलाना ढिमकाना इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, यानी कि जेंडर को छोड़ के बाकी बॉडी के कैरेक्टर्स को, खासियत को हम सोमैटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो मेरे सोमैटिक कैरेक्टर्स को देखते हैं ये, और बाकी बचे हुए जो दो हैं ये कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये भाई तुम्हारे जेंडर को डिसाइड करेंगे। अगर दोनों एक्स और वाई है तो मेल है, दोनों एक्स है फीमेल है, ठीक है बेटा। अब समझते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट। देखो बेटा कंसेप्ट है डिप्लॉयड का और हैप्लॉयड का। अगर तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हम ऐसे सेल को बोलेंगे डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल का मतलब ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है उनको डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। इनको कैसे लिखा जाता है, इनको लिखा जाता है 2n इक्वल टू 46। यानी कि दीदी डिप्लॉयड सेल है अगर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2n इक्वल टू 46, जिसका सिंपल मतलब होता है कि भैया जोड़े जोड़े में प्रेजेंट है, 23 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। 23 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट है, या 46 नंबर जो भी बोलना चाहो। अगर 46 क्रोमोसोम्स है हर एक सेल के अंदर तो ऐसे सेल को डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। और अगर तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, पेयर की बात नहीं करी बेटा, 23 नंबर, अगर तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है तो तुमको हैप्लॉइड बोलेंगे, और इसका सिंबल होता है n इक्वल्स टू 23। तो यदि सेल डिप्लॉयड और हैप्लॉइड होगा ही क्यों, देखो बेटा इसका जो तुमको आंसर है ये आने वाले क्लासेस में मिलेगा। बट तुम यहाँ पे एक बात तो गौर करके मेरी बात को सुनो कि दीदी डिप्लॉयड सेल का मतलब ये होता है कि अगर सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं यानी 23 पेयर,
तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। इसको लिखते हैं 2n = 46। ठीक है, मैं जब भी बात बताती हूँ मैं ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ। ठीक है, और दीदी अगर हमारे न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, सिर्फ 1 2 3 4 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम्स, नंबर की बात कर रही हूँ, तब उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। तुम्हारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, आधा से ज्यादा 99% सेल्स डिप्लॉइड हैं। बट अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे जो स्पर्म है वो भी एक टाइप का सेल है ना, ये हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है मतलब दीदी इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, 46 क्रोमोसोम्स नहीं, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हारे ओवम में भी सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, हैप्लॉइड सेल है वो। दीदी ऐसा लेकिन होगा क्यों? ध्यान से सुनो, मेरे स्किन सेल्स में 46 क्रोमोसोम मिलेंगे तो यानी मेरे स्किन सेल्स डिप्लॉइड है। मेरे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सब के सब डिप्लॉइड सेल्स है। केवल अगर चूंकि मैं एक फीमेल हूं तो मेरे ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर तुम मेल हो तुम्हारे स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 नहीं होंगे। दीदी ऐसा क्यों होगा? अभी जस्ट हम समझते हैं बेटा। बट तुम एक बात को समझना, जब भी डिप्लॉइड शब्द सुनो तो तुम्हें अंदाजा लग जाना चाहिए दीदी ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स में मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन हैप्लॉइड के केस में 23 नंबर है, पेयरिंग है ही नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है दीदी। ऐसा क्यों होगा? दीदी डिप्लॉइड का तो समझ में आता है, ठीक है, हमारे स्किन के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स में 46 क्रोमोसोम है। बट स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होने की क्या आवश्यकता थी? इसको समझते हैं। मेल के सिंबल बना दूं, मेल के टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म। ठीक है, फीमेल के ओवरी से प्रोड्यूस होता है ओवम। एक बात बताऊं, एक जनरल फैक्ट बताऊं, अभी कुछ देर के लिए मेल और फीमेल भूल जाओ, है तो दोनों ही ह्यूमन। अरे मेल और फीमेल कैटेगरी 1 मिनट के लिए भूल जाओ ना, दोनों है तो ह्यूमन। अगर तुम ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करोगे ना, ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे सेल तो वो स्पर्म होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है वो मेल में पाए जाते हैं। और अगर तुम ह्यूमंस में सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करोगे ना तो वो ओवम होता है और वो फीमेल में पाया जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, देखो कितना अनोखा बात है। ह्यूमंस में सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म है और सबसे लार्जेस्ट सेल ओवम है। ये जस्ट एक जनरल बात था, क्या मैं बताना चाहती हूँ। देखो बेटा, स्पर्म भी तो एक सेल है ना, अभी जस्ट बताया। मान लो कुछ देर के लिए कि इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, ओवम के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, तो स्पर्म और ओवम मिलता है तो मिलने से टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 92। ये क्या बना बेटा? स्पर्म और ओवम से जो बना है मिलने के बाद, इसी को बोलते हैं जाइगोट। और इस पूरे प्रोसेस जहां पे स्पर्म और ओवम मिल रहा है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एक बात बताओ तो, पापा के साइड से स्पर्म जो आया उसमें 46 क्रोमोसोम्स था, मम्मी के साइड से ओवम जो आया उसमें 46 क्रोमोसोम्स था। जब तुम्हारा पहला सेल बना, आज तो तुम मल्टीपल सेल से बने हुए हो। तुम शुरुआत में एक सेल से निर्माण हुआ है तुम्हारा। जब शुरुआत में तुम्हारा एक सेल बना तो तुम्हारे सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो गया। क्या तुम ऐसा चाहोगे? बिल्कुल नहीं दीदी। हम चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बना रहे।
तुम्हारे पापा के जितने भी बॉडी में सेल्स हैं सब डिप्लॉयड हैं, केवल स्पर्म को छोड़ के। स्पर्म 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। तुम्हारी मम्मी के जितने भी बॉडी के सेल्स हैं सब डिप्लॉयड हैं, केवल ओवम को छोड़ के। ओवम 23 क्रोमोसोम्स कंटेन करती है, ताकि इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बने बेटा उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाए। समझ में आ रहा है बेटा? एक बात समझ पा रहे हो तुम? तो दीदी स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड इसीलिए है ताकि जब उन दोनों का मिलन हो और उनके मिलन से जो सेल प्रोड्यूस होगा, जो जाइगोट बनेगा, उसमें 46 क्रोमोसोम ही रहे, बढ़ ना जाए। तो समझ में आया? बॉडी में तुम्हारे जितने भी सेल्स हैं सब के सब बेटा डिप्लॉयड है। केवल अगर तुम मेल हो तो तुम्हारे केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम, इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के अंदर वो 23 होते हैं, यानी ये सेल्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है दीदी, बात तो समझ में आया।